तो चलिए आज गोता लगाते हैं गहरे समुद्र के रहस्यों में। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल अंधेरी है, ठंडी है और जहां दबाव बहुत ज्यादा है। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 1950 के दशक से अब तक हमने शायद 0.0001% हिस्सा ही देखा है इसका। बस इतना सा? सोचिए कितना कुछ बाकी है जानने को। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम गहरे समुद्र के इकोसिस्टम, वहां के अनोखे जीवन और कुछ दिलचस्प रिश्तों पर बात करेंगे। और हाँ, मानवीय दखल पर भी। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि इतने मुश्किल हालात में जीवन कैसे पनपता है। तो यही समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में, बिना सूरज की रोशनी के वहां जीवन कैसे चलता है? मतलब सतह पर तो सब कुछ धूप पर ही निर्भर है। हाँ, ये सबसे बुनियादी सवाल है और इसका एक बड़ा जवाब है जलतापीय छिद्र, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये क्या होते हैं? देखिए, ये समुद्र तल पर गर्म पानी के फव्वारे जैसे हैं और इनमें ना खनिज बहुत होते हैं। तो जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ये ऊर्जा का एक बहुत अहम स्रोत बन जाते हैं। अच्छा, मतलब ऊर्जा का स्रोत अलग है वहाँ। हाँ, और इसी वजह से वहां जीवन एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया पर निर्भर करता है। रसोसंश्लेषण, कीमोसिंथेसिस कहते हैं इसे। रसोसंश्लेषण, हाँ, ये प्रकाश संश्लेषण से अलग है। बिल्कुल अलग। इसमें बैक्टीरिया सूरज की रोशनी के बजाय रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। इनसे वो ऊर्जा बनाते हैं, मतलब अपना खाना बनाते हैं। अरे वाह, मतलब जीवन पूरी तरह सूरज पर निर्भर नहीं है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये प्रकृति का एक अद्भुत अनुकूलन है। और ऐसे माहौल में फिर रिश्ते भी अनोखे पनपते होंगे, जैसे सहजीवन, सिम्बायोसिस जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सहजीवन वहां जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब दो अलग अलग जीवों के बीच एक करीबी, लंबा रिश्ता। इसके कुछ प्रकार भी होते हैं शायद। हाँ, कई तरह के होते हैं। एक तो है परस्परता, म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। कोई दिलचस्प उदाहरण है इसका? हाँ, सबसे मशहूर है विशाल ट्यूब वर्म, जाइंट ट्यूब वर्म्स। ट्यूब वर्म। हाँ, इनकी खास बात यह है कि इनका न मुंह होता है न पेट। बिना मुंह और पेट के तो ये जीते कैसे हैं? वो अपने शरीर के अंदर एक खास अंग होता है, ट्रोफोसोम। उसमें रसोसंश्लेषी बैक्टीरिया रखते हैं। वर्म आसपास से बैक्टीरिया के लिए रसायन जैसे H2S और ऑक्सीजन जमा करते हैं। अच्छा, और बदले में बैक्टीरिया उन्हें 100% पोषण देते हैं, पूरा खाना। कमाल है। मतलब ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, ये रिश्ता पूरे समुदाय को सहारा देता है। इनके आसपास केकड़े, ईल और भी कई जीव पनपते हैं। वाह, ये तो सच में पारस्परिकता का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि दोनों को फायदा हो? कुछ ऐसे रिश्ते भी तो होंगे जहां संतुलन बिगड़ा हो। हाँ, जरूर। दूसरा प्रकार है परजीविता, यानी पैरासिटिज्म। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। ये तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर ये परजीवी भी इकोसिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। ये आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। जैसे एक उदाहरण है सी लैम्प्रे का। वो मछली से चिपक कर उसका खून चूसती है। ओफ, और मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई परजीवी मछली की जुबानी खा जाता है। हाँ, एक आइसोपॉड परजीवी के बारे में ऐसी बातें सुनने में आती हैं। वो मछली की जुबान की जगह ले लेता है। बहुत अजीब है ये। सचमुच बहुत अजीब और डरावना भी। और एक और है फ्रोनीमा एम्फीपॉड। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सैल्प नाम के जीवों को अंदर से खोखला कर देता है और फिर उसके कवच में रहता है। क्या उसके कवच में रहता है? हाँ, कुछ लोग मजाक में इसकी तुलना एलियन फिल्म वाले जीव से करते हैं, पर वो खैर मजाक है। फिर एक और प्रकार है सहभोजिता, कमेंसलिज्म। इसमें एक को फायदा होता है पर दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे व्हेल की पीठ पर चिपके रहने वाले बार्नेकल्स। अच्छा, इन रिश्तों के अलावा गहरे समुद्र की और क्या खासियतें हैं? समुद्री बर्फ या मरीन स्नो का भी जिक्र आता है अक्सर। हाँ, मरीन स्नो बहुत जरूरी है। ये असल में ऊपर की सतह से गिरने वाला जैविक मलबा होता है, मरे हुए जीवों के अंश वगैरह। तो ये नीचे खाना पहुंचाता है। बिल्कुल। गहरे समुद्र में जहां खाना वैसे ही कम होता है, ये नीचे रहने वाले जीवों के लिए भोजन का एक अहम जरिया है। और हाँ, एक और चीज, गहरे समुद्र में विशालता, डीप सी जैगेंटिज्म। मतलब वहां जीव ज्यादा बड़े हो जाते हैं। हाँ, कुछ जीव अपने सतही रिश्तेदारों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े आकार के पाए जाते हैं। इसके कारण अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं, पर ये एक पैटर्न है। ये सब तो बहुत अनोखा है, लेकिन आप जरा मानवीय दखल की बात करते हैं।
हमारी गतिविधियां इन नाजुक इकोसिस्टम पर क्या असर डाल रही हैं? असर तो पड़ रहा है और चिंताजनक है। मछली पकड़ने के कुछ तरीके बहुत विनाशकारी हैं। जैसे बॉटम ट्रॉलिंग। इसमें बहुत भारी जाल समुद्र की तलहटी पर घसीटे जाते हैं। ये अपने रास्ते में आने वाले हर जीव, हर कोरल, सब कुछ तबाह कर देते हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, और एक और तरीका है मुरुअमी। इसमें चट्टानों पर वजन गिराकर मछलियों को डराकर बाहर निकाला जाता है। इससे मूंगे की चट्टानों को बहुत नुकसान पहुंचता है। और आजकल गहरे समुद्र में खनन, डीप सी माइनिंग या डीएसएम की भी बहुत बातें हो रही हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। समुद्र तल में बहुत से कीमती खनिज हैं और अब तकनीक उन्हें निकालने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसके जोखिम भी तो होंगे। बहुत ज्यादा। हाल के कुछ अध्ययन बताते हैं कि डीएसएम से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक जोखिम काफी गंभीर हैं। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान का खतरा 13% तक बढ़ सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? वो अध्ययन ये भी सुझाता है कि हमें चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब संसाधनों को निकालने के बजाय उनके दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग पर जोर देना चाहिए। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आज हमने देखा कि गहरा समुद्र वाकई एक अलग ही दुनिया है। यहाँ जीवन सूरज पर नहीं बल्कि रसायनों और आपसी रिश्तों पर टिका है। हाँ, ट्यूब वॉर्म से लेकर वो जबान खाने वाले परजीवी तक जीवन ने टिके रहने के लिए गजब के तरीके इजाद किए हैं। और ये सोचते हुए कि हम इसके बारे में जानते कितना कम है, वो 0.001% वाला आंकड़ा याद है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जीवन इतने नाजुक संतुलन पर टिका है। तो एक आखिरी सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? कि गहरे समुद्र में खनन जैसी बड़े पैमाने की मानवीय गतिविधियों के उन इकोसिस्टम पर क्या अनदेखे परिणाम हो सकते हैं जिन्हें हमने शायद अभी तक ठीक से खोजा भी नहीं है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। उन अनजान गहराइयों में हम क्या खो सकते हैं ये जाने बिना।